तो कल के लेक्चर में हमने ब्रह्मांड पे वर्क कर लिया था। ब्रह्मांड और तारे से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए। आज हम एक अलग ही टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में आप सबने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होगी बचपन से ही। आज उन चीजों को केवल क्या करना है? रिवाइज करना है। और वनडे एग्जाम्स में जिस तरह के सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं उस पर हमें वर्क करना है, बस इतना ही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ी यूनिट है हमारे लिए तो। पर ब्रह्मांड के परिदृश्य में अगर आप देखो, अगर आप ब्रह्मांड को देखेंगे तो उसके सामने हमारा सोलर सिस्टम कुछ भी नहीं। इवन हमारा सोलर सिस्टम क्या, हमारी जो आकाश गंगा है ना, दुग्ध मेखला मिल्की वे, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। किसके सामने? ब्रह्मांड के सामने। और हमारी दुग्ध मेखला मिल्की वे के एक छोटे से कोने में, जैसे कहते हैं ना कोने बिचाले में, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम का जो मुखिया है वो है हमारा सूर्य। सूर्य को हम हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया मानते हैं। इसके इर्द गिर्द, है ना, रिवॉल्व कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं कितने प्लैनेट्स? 8। पहले ये ग्रह कितने हुआ करते थे? 9। तो एक कहां चला गया? कहीं घूमने फिरने गया है क्या? प्लूटो। प्लूटो जो है उसे हटा दिया गया। किसमें से? ग्रहों की परिभाषा में आता नहीं था तो उसे सोलर सिस्टम में प्लेनेट मानने से मना कर दिया गया है। आज वो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ठीक है, मतलब हिस्सा तो है पर प्लेनेट नहीं है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो हमारे को कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इन्हें सूर्य से दूरी के आधार पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है कौन सा? मरकरी, बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के आधार पर, 4 ग्रह हैं। तो पृथ्वी कौन सा है? तीसरा ग्रह। शुक्र कौन सा है? दूसरा ग्रह, वीनस, ठीक है, इसे बुध कहा जाता है हिंदी में, इसे शुक्र कहा जाता है। अर्थ, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे जो 4 ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स हैं ये। क्या हैं? इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब पार्थिव ग्रह। इन ग्रहों पर आप जाओगे ना तो आपको जमीन मिलेगी। क्या मिलेगी? जमीन मिलेगी। और इस जमीन का फायदा आपको क्या मिल रहा है कि आप अगर यहां पर लैंड करते हैं, उतरते हैं, तो आप उस जमीन पे चल सकते हैं। जबकि अगर हम इन बाकी के ग्रहों की बात करें, जैसे आप बृहस्पति को देखें, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन ग्रहों को आप देखोगे ना तो ये बाह्य ग्रह हैं, पर इन्हें गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसियस प्लैनेट। ये जमीनी ग्रह नहीं है। कैसे हैं? गैसीय हैं, गैस के गोले हैं। अगर आप जुपिटर पे चले जाएं, बृहस्पति पे चले जाएं, तो वहां पर आपको जमीन नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। गैस ही गैस है। आप सीधे ग्रेविटी के प्रभाव में उस बृहस्पति ग्रह के केंद्र में पहुंच जाओ। तो किस तरह के ये ग्रह हैं? कौन कौन से? एक तो बृहस्पति, दूसरा शनि, फिर अरुण और वरुण। प्लूटो भी ऐसे ही था, गैसीय था। हाँ, ये है कि जो सूर्य से काफी दूर ये जो ग्रह हैं हमारे, बृहस्पति के बाद अगर आप शनि को देखें, अरुण को, वरुण को देखें, ये काफी ठंडे हैं क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। बट ये जो आंतरिक ग्रह है ये गर्म है। और सबसे गर्म जो ग्रह माना जाता है उसको हम देखेंगे, बुध नहीं है, पहली चीज ध्यान रखना। सबसे गर्म कौन है? शुक्र। उसके कारण को भी समझेंगे कि बुध क्यों गर्म नहीं है, शुक्र ज्यादा क्यों गर्म है। तो सोलर सिस्टम में ये चीज आपको समझ में आ रही है। हर ग्रह पर वर्क करना है, पृथ्वी को छोड़ के। हम पृथ्वी पे वर्क नहीं करेंगे इस चैप्टर में। सोलर सिस्टम में हम पृथ्वी पे वर्क क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भूगोल में हमें पृथ्वी तो पढ़ना है डिटेल में। मंगल ग्रह का अध्ययन थोड़ी करते हैं भूगोल में। ज्योग्राफी किसके स्टडी से रिलेटेड ब्रांच है? अर्थ से। तो अर्थ को तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमारे मुखिया को समझना है। सोलर सिस्टम का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य। सोलर सिस्टम का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, वो ध्यान से समझिएगा। देखो, सोलर सिस्टम का जो ये स्वरूप देख रहे हो ना, ये बहुत नया है आपके लिए। ऐसा नहीं था ये।
इसे एक्सेप्ट किए हुए मुश्किल से 300-400 साल हुए। इसके पहले सोलर सिस्टम ऐसा नहीं था, सोलर सिस्टम था ही नहीं। पहले ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी के ही चारों ओर सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रह सब परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता था। ये जो सिद्धांत है इसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी, भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत में ब्रह्मांड का केंद्र क्या माना जाता था? पृथ्वी, और पृथ्वी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहे हैं, ऐसा माना जाता था। ये सिद्धांत दिया था टॉलमी ने। किसने दिया था? टॉलमी ने। फिर ये थ्योरी चेंज हुई, ये माना जाने लगा कि भाई पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, पृथ्वी तो एक ग्रह है जो किसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है? तारे के। और वो जो तारा है वो है सूर्य, और सूर्य है ब्रह्मांड का केंद्र। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ये दिया था कॉपरनिकस ने। किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने जब ये थ्योरी दी तो ब्रह्मांड का केंद्र बन गया क्या? सूर्य। पर आज अगर वास्तविकता में हम देखें तो क्या ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य? ब्रह्मांड का केंद्र है क्या सूर्य? नहीं है। हम तो एक छोटे से कोने में पड़े हुए हैं हमारी एक आकाश गंगा के, तो हम ब्रह्मांड के केंद्र कैसे हो सकते? ब्रह्मांड का केंद्र क्या है ये तो आज कोई बता ही नहीं सकता, प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ ये माना गया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, कृष्ण छिद्र है, जो महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप बना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन समझ में आया? दो थ्योरीज है, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक, भू केंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े हुए। तो सबसे पहले भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमी ने। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। इन दोनों सिद्धांतों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? भू केंद्रीय सिद्धांत में केंद्र कौन था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में केंद्र कौन है? ये समझिएगा। और फिर एक और है सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ सिद्धांत जो केपलर ने दिया था। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम को परिभाषित किया था। तो वो भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन किसने दिया है? तो किसने दिया है? केपलर ने। ग्रहों की गति संबंधी नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बढ़े आगे। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम के मुखिया पे वर्क करते हैं, सूर्य। सूर्य को समझते हैं। क्या जानते हो आप सूर्य के बारे में, मुझे बताओ। सूर्य के बारे में क्या जानते हो? सोलर सिस्टम का केंद्र है, सेंटर है, ये तो पता है ना सबको? ओके। और एक तारा है। क्या है? एक तारा है, ये हमें पता है। बट कैसा तारा है? एक एवरेज स्टार है, औसत तारा, ना तो ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। ठीक है, इससे भी बहुत विशाल तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में। और क्या जानते हो सूर्य के बारे में? अगर कोई भी तारा है तो उसपे होगी हाइड्रोजन और हीलियम तो। पर सूर्य हमारे सबसे पास का तारा है ना, पृथ्वी से सबसे पास कौन सा तारा है? सूर्य। तो उस पर कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है और कितने प्रतिशत हीलियम है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। लगभग 70% उस पर क्या है? हाइड्रोजन। और लगभग है ना 26% क्या है? हीलियम। ये प्रतिशत याद रखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% भाग है। सब कुछ यही है। बाकी के बचे जो ग्रह वगैरह ये सब 1%, 0.1% में आते हैं। तो सूर्य इतना विशाल है और इस पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। इसका परिणाम आप ये देखेंगे कि जब सूर्य की सतह को आप देखोगे ना, ये वाली जो सतह है, इस पर आपको तापमान मिलेगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर जैसे ही आप सेंटर में जाओगे तो आपको सेंटर में तापमान मिलेगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान है सूर्य के केंद्र में। एक और चीज ध्यान रखिएगा, सूर्य अपनी लाल दानव अवस्था में, कौन सी अवस्था में? लाल दानव अवस्था में, ये जितना प्रकाश दे सकता है उतना प्रकाश दे रहा है। एक पॉइंट के बाद आप देखेंगे इसका प्रकाश अब धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि सूर्य अपनी आधी आयु पूरी कर चुका है। सूर्य का निर्माण हुआ था 5 बिलियन वर्ष पहले। तो आपसे आयु पूछी जाती है कि सूर्य की आयु कितनी है, तो सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष वर्तमान आयु। अगर कुल आयु पूछे कि सूर्य की टोटल एज क्या है, तो वो है 10 बिलियन ईयर्स, जिसमें से वो कितनी जी चुका है? आधी, मतलब 50 में एंटर कर चुका है।
अपने 60s में एंटर करने वाला है। आप जानते हैं 60-65 के बाद तो काम ही नहीं होता आदमी से, हमारा सूर्य भी काम का नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, किससे जुड़े हुए हमारे, सूर्य से। एक बार देख लें इन पॉइंट्स को। तो सबसे पहले सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम का कितना प्रतिशत भाग है, लगभग 99% भाग है। और कैसा तारा है, औसत तारा, एवरेज स्टार। साथ ही साथ कौन सी अवस्था में है, लाल दानव अवस्था। याद है लाल दानव अवस्था, सूर्य की दूसरी अवस्था, परिपक्व मतलब किसी भी तारे की परिपक्व अवस्था को हम लाल दानव अवस्था कहते हैं। साथ ही साथ इसकी कुल आयु कितनी, 10 बिलियन वर्ष, और वर्तमान कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? इन फैक्ट्स में एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जामिनर। फिर अगर हम देखें हमारे सूर्य पर हाइड्रोजन लगभग 70 से 71% है, और लगभग 26%, 26.5% क्या है, हीलियम। धीरे धीरे ये जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीलियम में। ये हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तो हमारा सूर्य प्रकाश दे पाएगा क्या, नहीं। नाभिकीय संलयन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ईंधन के रूप में कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रोल याद रखिएगा। फिर सूर्य की सतह का तापमान आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं आपको, पृथ्वी के केंद्र का ताप भी यही है। पृथ्वी का जो केंद्र है ना, वहां पर भी कितना तापमान है, 6000 डिग्री सेल्सियस। जबकि पृथ्वी की सतह पर औसत ताप कितना है, पृथ्वी का जो सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस, इस पर एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। कितना, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पृथ्वी के सतह का। ठीक है, जो केंद्र में जाते जाते कितना गुना हो जाता है आप खुद देख सकते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस। और हमारा सूर्य स्थिर नहीं है, ये चीज समझ लीजिएगा। पहले सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में माना जाता था कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य, और वो स्थिर है, उसके चारों ओर सब कुछ परिक्रमा कर रहा है। अब ऐसा नहीं है। एक थ्योरी आई है जो ये प्रपोज करती है कि भाई जो सूर्य है वो भी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, किसके चारों ओर घूम रहा है, आकाश गंगा के, मिल्की वे के चारों ओर घूम रहा है। और इस परिक्रमा को पूरा करने में उसे कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का। कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। इसे कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कॉस्मिक ईयर कितना होता है, तो कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष। ये वो समय है जो सूर्य को ब्रह्मांड मतलब सॉरी आकाश गंगा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। ये देखिएगा हमारी आकाश गंगा, कल हमने बात की थी इसकी, इसका एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। जिसे क्या कहा गया है ज्योग्राफी की टर्म में, कॉस्मोलॉजी में, कॉस्मिक ईयर। जैसे पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, 365 दिन, तो हमारा एक साल हो गया। ऐसे ही 25 करोड़ साल का बनता है एक कॉस्मिक ईयर। याद रख लोगे? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बढ़ सकते हैं आगे। ओके, अब हम बात करते हैं सूर्य की संरचना की। अगर आप सूर्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो आप सूर्य की कुछ संरचनाओं को समझ पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसका सबसे केंद्रीय भाग जो है, ये वाला भाग है, इसे क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड, ये केंद्रीय भाग। ओके, यहीं पर वास्तविक रूप में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन जो है वो नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप किसमें बदल रही है, हीलियम में। मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहां हो रही है, सूर्य के केंद्र में। और इसके चारों ओर एक विकिरण क्षेत्र बना हुआ है और संवाहक क्षेत्र बना हुआ है, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। इसे कहा जाता है संवाहक जोन क्षेत्र, संवाहक क्षेत्र, और इसे कहा जाता है विकिरण क्षेत्र। ये जो तीन भाग है ना, क्रोड, विकिरण क्षेत्र और संवाहक क्षेत्र, ये अदृश्य होते हैं हमारे लिए। जब हम सूर्य को देख रहे होते हैं ना, ये हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हम पृथ्वी को देख रहे हैं तो हमें पृथ्वी का अंदर का भाग दिखाई दे रहा है क्या, पृथ्वी का केंद्र दिखाई दे रहा है क्या? हमें क्या दिखाई दे रही है, केवल पृथ्वी की सतह, जिसपे 1/3 भाग पर तो क्या है, जमीन, और 2/3 भाग पर क्या है, पानी। वही ऊपरी भाग दिखाई देता है, अंदर की पृथ्वी हमें दिखाई नहीं देती। वैसे ही सूर्य का ये जो पोर्शन है ये हमें दिखाई नहीं देता। ये ध्यान रखना, ये सूर्य का पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वो ये तीन भाग है। ये दृश्य है, दृश्य मतलब विजिबल,
हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले आता है फोटोस्फीयर, फिर आता है क्रोमोस्फीयर और फिर आता है कोरोना। कोरोना को सूर्य मुकुट भी कहते हैं। कोरोना को क्या कहा जाता है? सूर्य मुकुट, क्राउन ऑफ सन। क्यों कहा जाता है उस पे वर्क करेंगे, पर पहले ये पॉइंट समझ में आ गया कौन से 3 भाग दृश्य हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ये दृश्य हैं, विजिबल है, हमें दिखाई देते हैं, और बाकी के जो 3 भाग है वो हमें दिखाई नहीं देते। और वास्तविकता में अगर आप देखो तो नाभि की संलयन कहां हो रही है? क्रोड में हो रही है। कहां पर हो रही है? क्रोड में। यहां तक चीज क्लियर है? तो इन भागों को एक बार देखिएगा। सबसे पहले अदृश्य, नॉन विजिबल जो लेयर्स हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले है क्रोड। ये सूर्य का सबसे केंद्रीय भाग है। सूर्य का सबसे केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। जहां पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जिसकी वजह से तापमान कितना है इसका? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फिर आता है रोल विकिरण क्षेत्र का और संवाहक क्षेत्र का। ये दोनों क्षेत्र क्रोड के साथ मिलकर कहलाते हैं नॉन विजिबल, अदृश्य क्षेत्र। अब आता है दृश्य पर, विजिबल पर। तो सबसे पहले आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर सबसे अंदर है, इसके ऊपर है कौन सा? क्रोमोस्फीयर, ये मध्य वाला भाग है। और सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना, जिसे क्या कहते हैं हम? सूर्य मुकुट। अब इसे सूर्य मुकुट क्यों कहते हैं? क्राउन ऑफ सन। उसका एक कारण है। आपने एक घटना के बारे में सुना है, सूर्य ग्रहण। सुना है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। उससे क्या होता है कि जो सूर्य है वो ढक जाता है थोड़े समय के लिए, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में अगर आप देखें तो आपको सूर्य का कोई सा भी भाग नहीं दिखाई दे रहा। आपको सूर्य का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? केवल कोरोना। ये दिख रहा है हिस्सा, ये दिख रहा है ना प्रकाश। इस गोले के बाहर का जो ये हिस्सा है ये कोरोना ही तो है। एक कोरोना ये है और एक कोरोना वो जो अभी आया था थोड़े दिनों पहले, उससे आपका ज्यादा परिचय है, इससे भी आज इंट्रोड्यूस हो जाइए। एक और कोरोना होता है, तो कोरोना याद रहेगा। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, सूर्य मुकुट किसे कहा जाता है? तो बेधड़क होकर लगाइएगा, क्या? कोरोना। कोरोना को कहा जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में दिखाई देता है सूर्य मुकुट, कोरोना। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये सूर्य की संरचना है, 6 भाग हैं। उनको आप आंतरिक से बाह्य सतह की ओर या बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर देख सकते हैं। एक बार रिवाइज करोगे ना जब आप, तो ये नाम याद हो जाने चाहिए। वर्क कर लोगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी हमने जो सूर्य को देखा है ना, इस सूर्य को थोड़ा सा जूम करो। अगर आप जूम करो तो आपको सूर्य की सतह कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है? ये देखो, ये आपको एक क्षेत्र दिख रहा होगा, एक काला काला भाग, ठीक है? इसे सन स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? सन स्पॉट। सूर्य कलंक है। क्या है? सूर्य कलंक। अब ये सूर्य कलंक क्या होता है? सन स्पॉट क्या होता है? सुना है क्या शब्द? कितने लोगों ने सुना है सन स्पॉट, सूर्य कलंक? सुना है? क्या होता है? सुना है? कहां सुना है? स्कूल में? ओके, पहली बार सुन रहे हैं? ओके, तो समझिएगा ये सन स्पॉट क्या होता है, सूर्य कलंक क्या होता है। सबसे पहले आपको ये तो पता है ना, सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है ना। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बम फट रहे हैं, हर सेकेंड में हाइड्रोजन बम फट रहे हैं, कई हाइड्रोजन बम। और एक हाइड्रोजन बम हिरोशिमा नागासाकी याद है आपको? उस पे फटे थे परमाणु बम। परमाणु बम से कई गुना प्रभावी होता है हाइड्रोजन बम। और एक देश कहता है कि मैंने बना लिया है, मैं फोड़ दूंगा। अगला देश है वो नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, नाम सुना है? उस पे जो तानाशाह है उसका कहना है कि मैंने बम बना लिया, हाइड्रोजन बम, अगर मुझे किसी ने भी छेड़ा, खास करके अमेरिका मुझे अगर छेड़ा तो मैं फोड़ दूंगा। तो वो जो हाइड्रोजन बम है बहुत प्रभावी है। अब कई सैकड़ों परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फट रहे हैं कहां पर? सूर्य पर। तो उस प्रभाव में आप देखते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है विस्फोट के बाद, विस्फोट के जस्ट बाद एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां का तापमान आसपास के क्षेत्र की तुलना में कम रहता है। आसपास के क्षेत्र की तुलना में तापमान क्या रहता है? कम। उसे कहा जाता है सन स्पॉट, सूर्य कलंक, ठीक है? प्रकाश मंडल का कम गर्म और काला भाग क्या कहलाता है? सौर कलंक। एक और चीज होती है इसके विपरीत,
एक ऐसा क्षेत्र बनता है, विस्फोट होगा तो एक जगह प्रकाश ज्यादा होगा ना। जैसे आपने बम फोड़े हैं दिवाली पे, तो आपने एक चीज नोटिस की है, जब बम फटता है तो उजाला होता है, उसके आसपास उजाला होता है, जहां पटाखा फटता है ना वहां पे तो अंधेरा रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वैसा ही यहां पर हो रहा है सूर्य पर। अब जब बम फटेगा, हाइड्रोजन बम फटेगा, तो एक क्षेत्र बनेगा कम तापमान वाला और एक क्षेत्र बनेगा कैसा, अधिक तापमान वाला, उसे फैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्यूल। देखो ये चमक दिख रही है आपको, दिख रही है ना कहीं कहीं पे चमक ज्यादा, ये किसकी वजह से है, विस्फोट की वजह से। सौर प्रकाश कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सौर प्रकाश, वैक्यूल। प्रकाश मंडल का अधिक गर्म और सफेद भाग, कम गर्म और काला भाग क्या कहलाता है, सौर कलंक। अधिक गर्म और सफेद भाग क्या कहलाता है, सौर प्रकाश। याद रखेंगे, सन स्पॉट और फैक्यूल दो शब्द हैं, प्रकाश मंडल में ये फिनोमिना देखने को मिलता है। आगे बढ़ सकते हैं। अब इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, सूर्य की सतह पर विस्फोटों का प्रभाव आप देखेंगे। सूर्य की सतह, ये हम कोरोना में आ गए। अब ये हिस्सा कौन सा है, कोरोना, कोरोना में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है सोलर फ्लेयर। जैसे सुतली बम आपने कभी फोड़ा होगा अगर अपने मोहल्ले में, तो आसपास के घरों के बर्तन गिर जाते हैं। बम तो आपने रोड पे जलाया था, बट बर्तन कहां के गिरे, घर के अंदर के। क्यों, वाइब्रेशन, साउंड ट्रेवल करता है कि नहीं करता है वहां तक, और वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से वो जो ग्लास है वो गिर जाते हैं। तो ऐसे ही जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप कभी कभी ऐसा होता है, जिसे कहते हैं तुक्तान लग जाती है। क्या लग जाती है, तुक्तान। एक साथ एक ही जगह पे बहुत सारे हाइड्रोजन बम फट गए, उसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा विस्फोट होता है, और उस बड़े विस्फोट का प्रभाव सूर्य से काफी दूर तक ऑब्जर्व किया जाता है। यह है सौर ज्वाला। क्या कहा जाता है इसे, सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर। ये सोलर फ्लेयर जो होती हैं, ये पृथ्वी तक भी आती है, कभी कभी हमारे मैग्नेटिज्म को भी प्रभावित कर जाती है, हमारे चुंबकत्व को प्रभावित कर देती है। कभी कभी मोबाइल में से नेटवर्क चला जाता है, सैटेलाइट्स खराब हो जाती हैं। सोलर फ्लेयर्स ज्यादा बड़े विस्फोटों के कारण ज्यादा प्रभाव डाल देती है, कभी कभी कहां पर, पृथ्वी पर। सोलर फ्लेयर्स, तो क्या है सोलर फ्लेयर्स, वर्णमंडल और कोरोना में सौर विकिरण, बड़े विस्फोट के कारण जो सौर विकिरण उत्पन्न होता है, रेडिएशन उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं सोलर विंड, सोलर फ्लेयर। और ये रेगुलर आती है हम तक, ये हम तक रेगुलर आती है। इसे आप देख सकते हो, सोलर फ्लेयर को देखना चाहते हो आप, सोलर फ्लेयर को डेली बेसिस पे देख सकते हो, पर इसके लिए आपको यहां नहीं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जाकर देखना पड़ेगा। नॉर्थ पोल पे जाओ या कहां जाओ, साउथ पोल पे, तब जाकर आपको सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी दिखाई देती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आप जाओगे तो आपको सोलर फ्लेयर्स का प्रभाव कुछ ऐसा दिखेगा। इस घटना को पृथ्वी पर क्या कहा जाता है, ये जो फिनोमिना है इससे क्या कहा जाता है, ऑरोरा, ध्रुवीय प्रकाश। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय प्रकाश। इसे उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहले ये क्या है, ऑरोरल लाइट है, ध्रुवीय प्रकाश है। ध्रुवीय प्रकाश सौर ज्वाला से पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, और कहां देखा जा सकता है, केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव में इसे कहा जाता है क्या, ऑरोरा बोरेलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिस। दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। हिंदी में तो बहुत आसान है, पर नाम इंग्लिश में आएगा एग्जाम में। आपकी एग्जाम बाइलिंगुअल होती है ना, तो आपको इंग्लिश में नाम पूछे जाएंगे। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहां पर देखा जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर, और बोरेलिस नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, यहां तक क्लियर है चीजें, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए आगे बढ़े, और हमारे वापस से कहां आते हैं, सोलर सिस्टम पे। तो हमारे सूर्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। ये एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपसे पूछे गए। अब आते हैं एक एक करके ग्रहों पर। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, मरकरी की, बुध की, बुध के बारे में। फिर किसकी चर्चा होगी, वीनस की, शुक्र की। फिर किसकी चर्चा करेंगे, मंगल की, पृथ्वी की नहीं करेंगे, किसकी करेंगे, मंगल की चर्चा। और ये तीनों ग्रह पृथ्वी के समान है, इन पर जमीन है।
कैसे ग्रह हैं ये? पार्थिव। तो सबसे पहले पार्थिव ग्रह देखते हैं, फिर हम देखेंगे गैसियस ग्रह जो गैसों से बने हुए। बढ़े आगे। तो सबसे पहले बुध, मरकरी के बारे में क्या जानते हो आप? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल। और सूर्य के सबसे नजदीक है, बिल्कुल। और सूर्य के सबसे नजदीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और इसके अलावा बस ये दो ही फैक्ट है क्या बुध से जुड़े हुए? बस ये दो ही फैक्ट है क्या? इसकी एक विशेषता है, इसका आकार एक तो बहुत छोटा है और सूर्य से इसकी नजदीकी, इसकी वजह से इस पर इसका खुद का वायुमंडल नहीं है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल का क्षेत्र है कि नहीं, गैसें हैं कि नहीं हमारे चारों ओर, ऐसे ही बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। बुध पर वायुमंडल नहीं है और ये अपने अक्ष पे बहुत धीरे घूम रहा है। ये अपने अक्ष पे क्या कर रहा है? बहुत धीरे घूम रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे इसके सतह पर दिन में जब सूर्य दिखाई देता है ना, दिन में इस सतह का तापमान हो जाता है लगभग 200-300 डिग्री सेल्सियस। और जब इसकी एक सतह सूर्य के सामने होती है तो दूसरी सतह, ये देखो सूर्य के सामने है, तो इसका तापमान कितना हो जाएगा? लगभग 200 डिग्री सेल्सियस। पर इसके पीछे एक और सतह होगी ना, होगी, जिसपे सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, जहां पे रात है, वहां पर तापमान हो जाता है लगभग -212 डिग्री सेल्सियस। -212 डिग्री सेल्सियस। तो जहां सूर्य का प्रकाश है वहां पे तापमान कितना? 200। और जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पे तापमान कितना? -200। तो डिफरेंस कितना हो गया? 400 डिग्री सेल्सियस का। इसे कहा जाता है सबसे अधिक तापांतर है, दैनिक तापांतर। किस ग्रह का? बुध का। डायनुरल टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट किसका नोटिस किया गया है? बुध का। जैसे पृथ्वी पर दिन का तापमान कितना होता है? 40, रात का तापमान कितना? 15। तो डिफरेंस कितना आया? तापांतर कितना हुआ हमारा? 40 - 15 कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। निकाल सकते हो ना, ऐसे इन दोनों को माइनस करके निकाला। प्लस आकार छोटा होने की वजह से इसका कोई उपग्रह नहीं, ठीक है? बुध का कोई उपग्रह नहीं है। देखो सौर मंडल में दो ही ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई उपग्रह नहीं। अब जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते जाएंगे ना, उपग्रहों की संख्या बढ़ती जाएगी। पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं, जुपिटर के और ज्यादा हैं, शनि के बहुत ही ज्यादा हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बुध की विशेषताओं को ध्यान से देखिएगा। ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लेनेट है और नियरेस्ट प्लेनेट है किससे? सन से। प्लस इस पर कोई वायुमंडल नहीं है ना, एटमॉस्फेयर भी नहीं है और कोई इसका सैटेलाइट भी नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। साथ ही साथ इसका दैनिक तापांतर, ठीक है, तापमान नहीं, क्या आएगा? तापांतर उच्चतम है। डायनुरल टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट है। जहां पे सूर्य दिखाई देता है वहां पे तो 200 और जहां पे नहीं दिखाई देता वहां पर -200, इस वजह से। फिर आते हैं हमारे किस पर? वीनस पर, शुक्र पर। तो मुझे कलर बताएगा अपने बुध का कलर कैसा है? ग्रे, मतलब भूरा कि काला, नीला? क्या होता है ग्रे मतलब? ये किस रंग का है ग्रह? शुक्र किस रंग का दिख रहा है आपको? कौन सा रंग है ये? गर्ल्स, किस रंग का है? ये ग्रीन है, ब्रिक कलर, मतलब ईंट का कलर। अच्छा, ईंट अलग ही कलर, ये नए नए कलर बना रहे हैं, बताओ, ठीक है। बेसिकली ऑरेंज शेड है। कैसा शेड है? ऑरेंज, साथ में व्हाइट है, ऑरेंज एंड व्हाइट। ये व्हाइट ऐसा नहीं है और ये ऑरेंज है, हाँ ब्लैक भी है पर वो कम है, ऑरेंज ज्यादा है। ओके, जैसे पृथ्वी को आप देखते हो तो क्या पूरी पृथ्वी नीली है क्या? वहां पे भी तो आपको ब्राउन व्हाइट कलर के कुछ पोर्शंस दिखाई देते हैं। तो कलर को डिफाइन करने के लिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो शुक्र का रंग पूछा जाता है आपसे, तो जो ज्यादा रंग है वो ज्यादा रंग कौन सा है? नारंगी, ऑरेंज कलर का प्लेनेट है कौन सा? शुक्र। और भूरे रंग का है कौन? बुध, मरकरी। अब शुक्र आपके लिए सबसे आईएमपी है,
इससे सबसे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं शुक्र ग्रह से। क्या क्या जानते हो आप शुक्र के बारे में? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, मतलब भोर का तारा और सांझ का तारा। क्यों कहते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा? क्या है? ब्राइटेस्ट प्लेनेट है इसलिए कहते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा। यस, ये जैसे हम चंद्रमा को देख सकते हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले देखने को मिला था, जैसे हम चंद्रमा को देख सकते हैं पृथ्वी से, ऐसे हम शुक्र को भी देख सकते हैं पृथ्वी से। इसीलिए इसे भोर का और सांझ का तारा कहते हैं। लगभग 6 से 7 महीने के अंतराल में आप इसके प्रभाव को नोटिस कर सकते हैं आकाश में। सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ अंतराल में आपको ये पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई देगा, इसीलिए इसे भोर का और सांझ का तारा कहा जाता है। ये चीज समझ में आई? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट क्यों है? ब्राइटेस्ट प्लेनेट क्यों है? सबसे चमकीला है तो क्यों है सबसे चमकीला? क्यों रिफ्लेक्ट कर देता है? मैं क्या पूछ रहा हूं, ये सबसे चमकीला क्यों है, ब्राइटेस्ट क्यों है? उससे अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है, आप पिताजी का, दादाजी का, सबका नाम बता रहे हो, मतलब अपना नाम नहीं बताओगे? देखो, मेरा उद्देश्य आपको ये बताना क्यों है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आपने फैक्ट्स तो पढ़ लिए, सोलर सिस्टम में आपका कॉन्फिडेंस, अभी देखो ज्योग्राफी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, आपने जो चीजें पढ़ रखी है वो कम होती जाएंगी। आपने ज्योग्राफी कोई सी भी किताब में आप स्टार्ट करो, सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी होता है और 4-5 पेज तक हमारा मन लगता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो सबने ये टॉपिक पढ़ा होता है, सेल भी पढ़ा होगा तो सुना भी होगा, तो यही ज्योग्राफी यहीं से शुरू होती है। पर ज्योग्राफी यहीं पे सीमित नहीं होती, ज्योग्राफी का दायरा बहुत वास्ट है। इसको समझना स्टार्ट करो थोड़ा सा डिटेल में, प्रैक्टिकल सोचो। अगर इसे आप भोर का सांझ का तारा कह रहे होंगे तो किसी रीजन से कह रहे होंगे, आप इसे सबसे चमकीला कह रहे हो तो किसी रीजन से कह रहे होंगे, सबसे गर्म है तो किसी रीजन से है, उन कारण को समझो। एमपी पुलिस का एक क्वेश्चन बताता हूं आपसे, क्या पूछा गया, ठीक है? वह ग्रह जिसकी सतह सबसे समतल और सपाट है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब अगर आप ग्रहों को, उनकी विशेषताओं को डिटेल में डिस्कस नहीं करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं बनेंगे। पूरा सोलर सिस्टम रट के चले जाओ आप, पर आप जवाब दे ही नहीं सकते। अब Which planet has plane surface, आपसे पूछा गया, तो अब आप जवाब नहीं दे पाओगे। हाँ, कुछ तुक्का मार लेंगे कि शुक्र होगा, शुक्र पे ही तो पूछा सर ने क्वेश्चन, ठीक है? देखो, आप चंद्रमा को देखो, चंद्रमा चमकता है ना, उसका स्वयं का प्रकाश है क्या? नहीं है। उस पर किसका प्रकाश पड़ता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो उसकी सतह से परावर्तित होकर वो प्रकाश हम तक आता है, जिसकी वजह से रात में हमें चंद्रमा दिखाई देता है। पर चंद्रमा पे जो हमने धब्बे देखे हैं, वो धब्बे क्या हैं? गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह उबड़ खाबड़ है, कई जगह घाटियां हैं, कई जगह पहाड़ है, उसकी वजह से जो गड्ढे वाला हिस्सा है वो हमें धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इस पर ऐसा नहीं है, इसकी सतह समतल और सपाट है, तो जितना प्रकाश इससे सूर्य का टकराता है लगभग उतना ही क्या हो जाता है? परावर्तित। इसीलिए सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लेनेट बन जाता है कौन? शुक्र। फिर हॉटेस्ट है, इसके दो कारण है। एक तो सूर्य के काफी पास है, तो सूर्य के पास तो बुध भी था, फिर वो सबसे गर्म क्यों नहीं है? उसका कारण है इस पर वायुमंडल है, और इसके वायुमंडल में लगभग 60% CO2 है। हमारे वायुमंडल में तो 0.03% है, मात्र 0.03%, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी चिंता बन गई। सोचो, 50% से ज्यादा इसके वायुमंडल में क्या है? CO2। तो कितना गर्म होगा ये? सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है? शुक्र। कारण क्या है? वायुमंडल में CO2 की अधिकता, ना कि सूर्य से नजदीकी। नहीं तो सूर्य से ज्यादा नजदीक तो कौन है? बुध है। यहां तक क्लियर है? ऐसे ही एक और चीज, इसे ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। उसका भी कारण है, ये लगभग आकार में, घनत्व में और व्यास में किसके समान है? पृथ्वी के जैसा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं, जैसे बुध का कोई उपग्रह था क्या?
नहीं, इसका भी कोई उपग्रह नहीं। यहां तक चीजें समझ में आई? एक बार रिकॉल कर ले, है ना। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, इसका कारण क्या है? इसके वायुमंडल में किसकी प्रचुरता है? CO2 की। CO2 इसके एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है। फिर ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे चमकीला। कारण क्या है? इसकी जो सतह है वो फ्लैट है, समतल सपाट है। फिर इसे सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, तो कारण ये पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसको आप चंद्रमा की तरह देख सकते हो, है ना। नग्न आंखों से ये दिखाई देता है पृथ्वी से, बिना किसी टेलीस्कोप की मदद के। समझ में आया? फिर इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, कारण संरचना, आकार, आयतन, है ना, शेप, साइज एंड वॉल्यूम लगभग किसके जैसा है? पृथ्वी के जैसा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, इसका कोई उपग्रह नहीं। यही देखा है हमने किसके बारे में? शुक्र। प्लस एक और चीज शुक्र के बारे में जो इसे यूनिक बनाती है। देखो, हमारे सोलर सिस्टम में सभी जो प्लेनेट है लगभग सभी पूर्व से पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। कैसे घूमते हैं अपने अक्ष पे? पश्चिम से पूर्व, इसीलिए उनपे सूर्योदय पूर्व दिशा में नोटिस किया जाता है। शुक्र और अरुण, यूरेनस और वीनस, दो ऐसे प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम के जिन पर सनराइज जो होता है वो वेस्ट में होता है। कहां पर होता है? पश्चिम में। तो वो पूछा जाता है आपसे, तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, प्लस साथ ही साथ पूर्व से कहां घूमता है? पश्चिम, इसलिए सूर्योदय कहां होता है? यहाँ पश्चिम दिशा में। जबकि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, तो पृथ्वी पे सूर्योदय कहां होता है? पूर्व दिशा में। शुक्र से जुड़े हुए इन फैक्ट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? या आपने कोई फैक्ट पढ़ा हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, वो पूछ सकते हो आप, नहीं तो हम अगले ग्रह पर चलेंगे। शुक्र से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ा हो, कंफ्यूज कर रहा हो, क्लियर कर सकते हो यहीं पे। बढ़े आगे? देखिए, अब बात करते हैं किसकी? मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है, ठीक है, ये पृथ्वी के बाद है, पृथ्वी से पहले नहीं है। ये चौथे नंबर पर आता है सूर्य से दूरी के आधार पर। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? नीला। ये अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी क्या है? लाल है। और इसकी मिट्टी लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसकी मिट्टी क्या है? लाल। और पृथ्वी पर जैसे जीवन है ना, ऐसे ही सबसे ज्यादा जो जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है वो की जाती है मंगल ग्रह के बारे में, कि भाई जिस प्रकार पृथ्वी पे जीवन है, अगर कोई सौरमंडल का ऐसा दूसरा ग्रह हो जिस पर जीवन संभव हो, तो सबसे पहले नाम आता है मंगल का। किसका नाम आता है? मंगल का। क्योंकि मंगल की जो भौगोलिक स्थिति है वो लगभग पृथ्वी के जैसी है। देखो, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अहम जो बन जाता है वो बन जाता है यहाँ का मौसम। क्या बन जाता है? मौसम। तो पृथ्वी का जो मौसम है वो किस कारण है? सीजन्स क्यों होते हैं पृथ्वी पे? जैसे दिन और रात का कारण। दिन और रात का कारण क्या है? दिन और रात का कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है, तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। मौसम का कारण क्या है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, बस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो पहला कारण। और दूसरा कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखो, पृथ्वी ऐसे घूमती पर ऐसे घूम नहीं रही है, पृथ्वी लगभग अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। वो ऐसे थोड़े झुककर घूमती, ठीक है, जैसे पृथ्वी को घूमना चाहिए ऐसा, ठीक है, पर वो घूम रही है कैसी? ऐसी। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम पाए जाते हैं। उसको आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको कि कैसे मौसम पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से और अपने अक्ष पे झुके होने से प्रभावित हो रहे हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके हुए होने के साथ साथ इसके चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर, जिसकी वजह से पृथ्वी पर क्या पाए जा रहे हैं? मौसम। ऐसे ही मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, और आपको पता ही है किसके चारों ओर घूम रहा है? सूर्य के चारों ओर, इसीलिए इस पर भी मौसम पाए जाते हैं। किस पर मौसम पाए जाते हैं? इस पर। प्लस इसकी एक और विशेषता है, ठीक है,
ये भी लगभग वही 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाते हैं, पृथ्वी भी 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है। ये समानता मिट्टी में जो पोषक तत्व मतलब पृथ्वी की मिट्टी में है पोषक तत्व, लगभग वही सभी पोषक तत्व आपको किसकी मिट्टी में मिल जाएंगे? मंगल ग्रह। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा वैज्ञानिकों ने कई सारे मिशन भेजे मंगल पर, मंगल को जानने के लिए। उस मिशन के दौरान ये पाया गया कि मंगल ग्रह पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे आपने सुना है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, जो कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में उससे 3 गुना ऊंचा पर्वत, उससे 3 गुना ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? मंगल पर। उसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मंगल पर कौन सा पर्वत है, या सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपिया, है ना। निक्स ओलंपिया जो है वो पर्वत है मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत। किसका? सोलर सिस्टम का। प्लस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। दोनों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। इनमें से जो डीमोस है वो छोटा है, फोबोस जो है बड़ा है, पर डीमोस जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह। फोबोस, डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। पर सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह आपसे पूछा जाए तो क्या नाम आएगा? डीमोस, जो किसका उपग्रह है? मंगल का। मंगल के बारे में आपको बस इतनी जानकारी याद रखनी है। तो सबसे पहले लाल ग्रह है ना, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसकी मिट्टी में यहां पर पृथ्वी के समान क्या पाए जाते हैं? मौसम। और उसका कारण क्या है? इसका अपने अक्ष पर झुका होना। फिर निक्स ओलंपिया जो कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट से कितना गुना? 3 गुना पर्वत। कहां पर मिलेगा हमें? मंगल ग्रह पर। और इसके कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह, नाम फोबोस और डीमोस। और ये जो डीमोस है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। रहेगा यार। चलिए अब बढ़ते हैं अगले ग्रह पर। किस पे? मंगल पर। ज्यादा कि कम, क्या कहना चाह रहे हैं? किस? देखो मीथेन तो पृथ्वी में पाई जाती है, गैसें तो विभिन्न गैसें, वायुमंडल है तो विभिन्न गैसों से ही बनेगा। और उसका रोल क्या पूछना चाह रहे हैं कि क्या उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? यूं हाँ पाई जाएगी, ऑब्वियस है, सभी ग्रहों पर, सभी ग्रहों पर सबसे ज्यादा है अरुण पर, यूरेनस सबसे ज्यादा। बढ़े आगे। चलिए जुपिटर, बृहस्पति की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? बृहस्पति की। बृहस्पति की क्या है विशेषता? सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। आकार की दृष्टि से बात कर रहे हैं। पर अगर बृहस्पति को आप सूर्य से दूरी के आधार पर देखो, सूर्य से दूरी के आधार पर, तो ये कौन सा ग्रह है? 5वां। सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा है? 5वां ग्रह। इसके अलावा अगर आप बृहस्पति को देखें तो ये सबसे भारी ग्रह भी है, हेवीएस्ट प्लेनेट है। बिगेस्ट तो है ही, हेवीएस्ट है। और इस पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही है, गैसियस ग्रह है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। किस ग्रह पर है? बृहस्पति पर। ठीक है। अब बृहस्पति ग्रह पर एक यूनिक चीज देखोगे आप, आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा, ये लाल, सॉरी किसका दिखाई दे रहा है आपको? इसे रेड स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड स्पॉट। तो रेड स्पॉट का रोल क्या है? रेड स्पॉट है क्या? और पूछा जाता है आपसे किस ग्रह पर है रेड स्पॉट? तो रेड स्पॉट किस ग्रह पर है? बृहस्पति ग्रह पर है। किस ग्रह पर है? बृहस्पति ग्रह पर। और ये क्या है? तो एक वायुमंडल है, इसके चारों ओर उस वायुमंडल में एक चक्रवात है, साइक्लोन, एक चक्रवात है। जैसे आपने कभी भी न्यूज सुनी हो, मौसम के बारे में जानकारी देखी हो, चक्रवात बताया जाता है ना कि मौसम है ऐसा तो चक्रवात क्षेत्र बन रहा है, तो गोल गोल बादल घूमते रहते हैं ना, वैसे यहाँ पर ये बहुत बड़ा चक्रवात है। इतना बड़ा चक्रवात है कि इसमें पृथ्वी समा जाती है। ये इतना बड़ा चक्रवात है कि इसमें क्या समा सकती है? पृथ्वी। बृहस्पति बहुत बड़ा है पृथ्वी से। तो रेड स्पॉट याद रहेगा किस ग्रह पर है? बृहस्पति पर। और क्या है ये रेड स्पॉट? एक चक्रवात। किसके वायुमंडल में?
बृहस्पति के। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, 60 से ज्यादा उपग्रह हैं, है ना, 60 से ज्यादा उपग्रह हैं और ढूंढे जा रहे हैं। पर उनमें से जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो हमारे काम का है, गैनीमेड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। किस ग्रह का है गैनीमेड उपग्रह? बृहस्पति का। ये बृहस्पति ग्रह की विशेषता है। अगर आप इसका कलर देख पा रहे हो तो देखो, ऑरेंज पट्टों के साथ सफेद पट्टे हैं, इस पे ऑरेंज भी है और कैसे पट्टे हैं? सफेद हैं। किस ग्रह पर? बृहस्पति पर। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसकी विशेषताओं को एक बार। बिगेस्ट और हेवीएस्ट प्लेनेट की कैटेगरी में आता है। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है कौन सा? बृहस्पति। गैसीय दानव भी कहते हैं इसे, गैसियस जाइंट, क्योंकि अभी मैंने बताया गैसेस है। मुख्य रूप से कौन सी गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की अधिकता है बृहस्पति ग्रह पर। वो तो इसे एक चिंगारी नहीं मिल पाई, इस पे नाभिकीय संलयन स्टार्ट नहीं हो पाया। नहीं तो अगर बृहस्पति ग्रह पर नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाता तो भी एक छोटा मोटा तारा तो ये बन जाता, तारा बन सकता था। ठीक है। इस पर रेड स्पॉट है। क्या पाया जाता है? रेड स्पॉट। रेड स्पॉट बेसिकली एक साइक्लोन है, चक्रवात, जो इसके वायुमंडल में घूम रहा है। ठीक है। तो वायुमंडल में एक चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? रेड स्पॉट। फिर इसकी अभी तक 67 से ज्यादा सैटेलाइट्स ढूंढ ली गई है, उपग्रह, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है। लगभग पृथ्वी के आकार का है। किसके आकार का? पृथ्वी के आकार का, गैनीमेड। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड रहेगा यार। फिर आते हैं शनि पे। शनि की विशेषताओं को देखें। शनि जो है दूसरा बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। बृहस्पति टॉप करता है, दूसरी पोजीशन किसकी है? शनि की। ये जो शनि है ये सबसे कम घनत्व का ग्रह है, सबसे कम घनत्व का, सबसे हल्का ग्रह है। इतना कम घनत्व है इसका, इतना हल्का है कि अगर इसे आप पानी में डुबो ना तो पानी में डूबेगा नहीं, एक बॉल की तरह तैरेगा। जैसे प्लास्टिक की बॉल पानी पे तैरती है ना, वैसे ही तैरेगा। प्लस इसकी एक विशेषता है, इसके चारों ओर जो है रिंग है, वलय। ये रिंग वलय कुछ भी नहीं है, जमी हुई गैसें हैं। सूर्य से काफी दूर है ये ग्रह, तो इसके आसपास जो ये, जैसे आपने देखा था पृथ्वी का निर्माण हुआ था, चंद्रमा का निर्माण हुआ था, तो कुछ जो हिस्सा पृथ्वी का निकल गया था वो इकट्ठा हो गया था। किस रूप में? एक वलय के रूप में, रिंग के रूप में, जो बाद में चंद्रमा के रूप में अस्तित्व में आया। ऐसे ही इसके चारों ओर ये जो गैसें हैं ये जम गई, वलय के रूप में, रिंग के रूप में। अरुण, यूरेनस, ठीक है, ये भी आपको सेम फिनोमेना देखने को मिलेगा। सोलर सिस्टम में दो ऐसे ग्रह हैं जिन पर आपको रिंग दिखाई देती है, वलय दिखाई देते हैं। इसके रिंग ज्यादा विजिबल है, उसके रिंग थोड़े से हल्के हैं, धुंधले हैं, कम दिखाई देते हैं। तो रिंग वलय कितने ग्रहों पर है? दो, शनि पर और अरुण पर। शनि पर और अरुण पर आपको दोनों पे रिंग मिलेगी। रिंग मतलब ये जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, सबसे हल्का, सबसे कम घनत्व का वलय वाला ग्रह, ठीक है, प्लस सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। सबसे ज्यादा 80 से भी ज्यादा उपग्रह हैं इसके, और सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन, इसपे अगर आप देखें तो ब्रांड भी है घड़ी का, टाइटन एक ब्रांड है ना। तो टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है? शनि का। शनि से रिलेटेड ये फैक्ट याद रहेंगे आपको। तो पॉइंट है क्या? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, इतना कम घनत्व कि पानी से भी कम घनत्व। जैसे कम घनत्व के कारण बर्फ तैरती है ना पानी पे, ऐसे अगर संभव हो कि आप इसे एक ऐसे समुद्र में डाल सकें शनि को पानी में, ये तैरेगा, डूबेगा नहीं। प्लस इसके चारों ओर वलय है, रिंग है, जो कुछ भी नहीं है, क्या है? जमी हुई गैसें। क्या है? जमी हुई गैसें। फिर इसके उपग्रहों की संख्या अधिकतम है। अभी अब उपग्रह और भी ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है। 80 से भी ज्यादा उपग्रह हैं किसके? शनि के, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। ठीक है। टाइटन ये सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का, और सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा उपग्रह है। किसके बाद? गैनीमेड के बाद। गैनीमेड है बृहस्पति का, यह है किसका? शनि का। यहां तक कोई दिक्कत? शनि है ना। शनि के बाद बचे हमारे कौन से? अरुण और वरुण ग्रह। उन दोनों को भी देखते हैं। सोलर सिस्टम के हमारे ग्रह कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अरुण। अरुण जो है इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह।
लाइंग प्लेनेट। देखो बाकी के जो सभी ग्रह अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, कुछ ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, कुछ ग्रह जैसे पृथ्वी और मंगल ऐसे घूम रहे हैं, थोड़े से तिरछे हैं, और ये जो भाई साहब है ना ये ऐसे घूम रहे हैं ऐसे लेट के आराम से, और वो भी कैसे, पूर्व से पश्चिम। तो सूर्योदय कहाँ होता है यहाँ, पश्चिम दिशा में, जैसे शुक्र पर हो रहा था पश्चिम दिशा में सूर्योदय, इस पे हो रहा है। प्लस इस पर अगर आप देखेंगे तो आपको मीथेन की अधिकता के कारण इसका जो रंग है वो हल्का सा ग्रीन दिखेगा, या तो पेल ब्लू कह लो, पेल ब्लू कह लो, ठीक है, हल्का नीला या ग्रीन कह सकते हैं आप। मीथेन की अधिकता के कारण इसका रंग ऐसा है, और आपको इसके आसपास भी देखो रिंग दिखेंगे वलय, और ये वलय ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसा घूम रहा है, ये जो रिंग है आपको इसके चारों ओर ऐसा दिखेगा। तो वलय विशेषता है दो ग्रहों की, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लाइंग प्लेनेट, क्योंकि अपने अक्ष पे लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। प्लस इसके वायुमंडल में हमें किसकी अधिकता मिलेगी, मीथेन की। जैसे CO2 की अधिकता हमें कहां मिल रही है, वीनस पर, शुक्र पर। हमें मीथेन की अधिकता कहां मिलेगी, अरुण पर। प्लस इसमें भी पश्चिम दिशा में क्या देखेंगे आप, सूर्योदय। यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं वरुण पर। वरुण सोलर सिस्टम का सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर, इसीलिए सबसे ठंडा है। प्लस आकार की दृष्टि से देखो तो तीसरा। देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था हमारा, बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। दूसरा शनि है ना, सैटर्न। तीसरा वरुण, अरुण सॉरी, यूरेनस। और फिर चौथे नंबर पे क्या आता है, कौन, वरुण। और पांचवें नंबर पे आ जाता है हमारा पृथ्वी, अर्थ। सूर्य से दूरी के आधार पर तो पृथ्वी तीसरा, पर आकार की दृष्टि से कौन सा, पांचवा ग्रह है। तो ये जो हमारे बाह्य ग्रह है ना, गैसियस जो ग्रह है, ये सब आकार की दृष्टि से जमे हुए हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। सबसे छोटा मतलब सबसे दूर का और सबसे ठंडा ग्रह है कौन सा, वरुण। यहां तक पिक्चर क्लियर है, ओके।